हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका इस क्लास में। आज की ये जो हमारी क्लास है कक्षा 12 इतिहास विषय में, हमारा जो आज का चैप्टर है वो है 12वां, संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत। और हमने इस श्रृंखला को शुरू किया था फर्स्ट चैप्टर से, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। और आज हम इस कक्षा 12 इतिहास विषय के इस अंतिम पड़ाव पर हैं। अंतिम चैप्टर का आज हम अध्ययन करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं उसको आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण एनसीईआरटी से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको भी देखने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली ये क्लास कक्षा 12 इतिहास विषय में। इस चैप्टर से जो प्रश्न आने वाले हैं, पहले ऊपर जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आप सभी जानते ही हो इस बारे में। तो लगातार जो है शिक्षा को ग्रहण करते रहिएगा, इसको दूध समझकर जो है ग्रहण कीजिए। इस चैप्टर से हमारे जो प्रश्न आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे अ, जो पहला प्रश्न आने वाला है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस चैप्टर से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक अति लघुतरात्मक प्रश्न और एक निबंधात्मक प्रश्न, यानी कि 4, 1 और 1, टोटल जो है इस चैप्टर से 6 नंबर का ये चैप्टर है और 6 नंबर के इसमें प्रश्न आने वाले हैं, 3 प्रश्न। तो इसी आधार पर बोर्ड एग्जाम, बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है उसी आधार पर जो है हम इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जो 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको देखेंगे, फिर अति लघुतरात्मक प्रश्नों को, और उसके बाद में निबंधात्मक जो प्रश्न है वो भी इतने अच्छे तरीके से तैयार करेंगे कि आप वो भी गलत नहीं करोगे, एकदम सही लिखोगे उसको भी अच्छे से। कहानी को समझते हुए आज की इस श्रृंखला को जो शुरू करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? सामान्य सा प्रश्न है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6ठी 7वीं क्लास से। भारतीय संविधान जो हुआ था वो कब लागू हुआ था? और आने वाला है आगे 26 जनवरी, जो हमारा गणतंत्रता दिवस है वो इसी आधार पर मनाया जाता है। भारतीय जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। आधार ये भी है, और आधार ये भी है कि उस दिन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है शपथ ग्रहण की थी। उसी आधार पर जो है गणतंत्रता जो दिवस है वो हम मनाते हैं 26 जनवरी को प्रति वर्ष। 26 जनवरी 1950 को जो है हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है। और इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान को कब सूत्रबद्ध किया गया? यानी कि भारतीय संविधान जो लिखा गया है वो कौन से टाइम पीरियड में लिखा गया है? तो दिसंबर 1947 से नवंबर 1949, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, और दिसंबर 1945 से नवंबर 1947, या फिर दिसंबर 1948 से नवंबर 1950। तो ये भी सरल ही प्रश्न है। भारतीय संविधान को जो लिखा गया था वो 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिनों के अंतर्गत लिखा गया था, यानी लगभग 3 वर्षों में जो है हमारे भारत के संविधान को लिखा गया था। और इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 से, वहीं से संविधान को लिखने की शुरुआत हुई। और 26 नवंबर 1949 को जो है हमारे भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद में अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? टोटल जो बैठकें हुई थी वो कितनी हुई थी? तो इसमें ऐसे तो है नहीं कि दिल्ली जाते थे वहां पर बैठकें होती थी, तो दिल्ली नहीं होती थी। 365 वर्ष का एक 65 दिन का एक साल होता है, 365 दिन का। तो इस तीन तीन साल के हिसाब से देखें तो 365 × 3 बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बैठकें हुई है वो कमी हुई है। टोटल कितनी बैठकें हुई है संविधान सभा की? तो वो बैठकें हुई है आपके कितनी? बिल्कुल आप सही जा रहे हो। 165 जो बैठकें हुई थी वो हुई थी भारतीय संविधान सभा की। कुल बैठकें हुई थी 165। बिल्कुल राइट आंसर है 165। इस प्रकार के प्रश्न ही आएंगे बोर्ड में, विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा इन प्रश्नों को। और संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए? ऑप्शन देख लीजिए, 11, 10, 9 या फिर 8। कितने सत्र हुए थे संविधान सभा में? एक सत्र जो है वो 1 दिन का भी हो सकता है, और एक सत्र जो है वो 10 दिनों का भी हो सकता है। तो कितने
महीनों का भी हो सकता है, मतलब लंबे लंबे सत्र होते थे। किसी एक मुद्दे पर बहस की जाती थी, उस मुद्दे को एक सत्र मान लिया जाता था। किसी पर भी, चाहे भाषा के मुद्दे पर बहस होती है, भाषा पर बैठकें कई हो सकती है, लेकिन सत्र ऐसे एक होता है। तो कितने सत्र हुए थे ऐसे, हर मुद्दों पर जो है सत्र होते थे कि कई किसी किसी में 3-4 मुद्दे शामिल किए जाते थे। इस प्रकार जो सत्र हुए हैं संविधान सभा के, वो कुल कितने, अधिवेशन जिसको हम बोल सकते हैं, टोटल जो सत्र हुए थे वो कितने हुए थे? 11 सत्र हुए थे। टोटल हुए थे 11 सत्र। ठीक है। और 26 जनवरी 1949 तक, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, 26 जनवरी 1949 तक, तब तक जो है कितने हो गए थे सत्र? 11 सत्र हो गए थे। एक लास्ट में और हुआ था, 12वां सत्र, संविधान लागू होने से पहले 24 जनवरी को। इसके बाद में है, निम्नलिखित में से विदेशी सहायता से किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को आजाद कराने के प्रयास किए थे? कौन से वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिसने विदेशों से सहायता ली थी, विदेशी सशस्त्र सैनिकों की सहायता से जो है भारत को आजाद कराने के प्रयास किए थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? देखिए आप, सुभाष चंद्र जो बोस थे, उन्होंने विदेशी सहायता से जो है भारत को आजाद कराने की कोशिश जो है की थी, है ना। वो जो है हिटलर से भी मिले थे, इसलिए जर्मनी, जापान सबसे, और वहां से सशस्त्र सैनिक लेके आए, है ना। आजाद हिंद फौज का उन्होंने गठन किया और भारत को जो है विदेशी सहायता से देश को आजाद कराने की जो है उन्होंने प्रयास किए थे। इसके बाद में प्रश्न है, शाही भारतीय नौसेना यानी कि रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों ने विद्रोह जो है वो कब किया था? 1941, 1943, 1945 या फिर 1946? इसका राइट आंसर क्या है? 1946 में जो है भारत की जो नौसेना थी, शाही भारतीय नौसेना, उनके सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था 1946 में, आजादी से पहले। भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? विशेष रूप से ऐसे प्रश्नों पर विशेष रूप से गौर करना है। 15 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1930? यदि कोई बच्चा इस प्रश्न को सीधा ही पढ़ेगा और ऊपर से ही देखेगा, बी ऑप्शन को करेगा, लेकिन इसका आंसर 15 अगस्त 1947 नहीं है। इसका जो आंसर है वो हमें पता है कौन सा है, 26 जनवरी 1930। ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा आंसर। पहला जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930। याद कीजिए उस लाहौर अधिवेशन को, 1929 के लाहौर अधिवेशन को, कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था लाहौर अधिवेशन में, वहां पर जो है बात की थी कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे? पहला स्वतंत्रता दिवस। पूर्ण अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने ये पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी वहां पर। और 26 जनवरी 1930 को जो है रविवार के दिन, जनवरी के अंतिम जो सप्ताह है, अंतिम सप्ताह का जो रविवार होगा, उस रविवार को हम क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस। तो 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और लगातार 1947 तक हम इसी दिन को जो है 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो उसके बाद से हम लगातार जो है 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, तब भारतीयों ने कहा कि अभी हम भारतीय संविधान को लागू नहीं करेंगे 26 नवंबर 1949 को, कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो पीढ़ियों से चले आ रहे, हम 26 जनवरी का दिन क्यों भूल रहे हैं? उस दिन का हमारे लिए, हमारे जीवन में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, हमारे भारतीय इतिहास में उस दिन का महत्वपूर्ण योगदान है, तो उस दिन को हम नहीं भूल सकते। तो 26 जनवरी को इसी कारण जो है इतने 2-3 महीने रुके और 26 जनवरी को ही संविधान को लागू किया। हालांकि बन तो गया था 26 नवंबर 1949 को, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1930 को लागू करने का यही उद्देश्य था कि हमारी जो 26 जनवरी की महत्वपूर्ण तिथि है, उस दिन ही हम भारतीय संविधान को लागू करेंगे। तभी से 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ, और इसी दिन को हम मनाते हैं गणतंत्रता दिवस के रूप में। और उससे पहले इस दिन को मनाया जाता था स्वतंत्रता दिवस के रूप में। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को किसने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था? तो संविधान सभा में किसने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था? तो वो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये प्रसिद्ध भाषण दिया था। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। जवाहरलाल नेहरू ने जो है 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, रात्रि 12 बजे जो है भाषण दिया था जवाहरलाल नेहरू ने।
भारत का विभाजन कब हुआ? ये भी एक प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। भारत का विभाजन कब हुआ? तो जब भारत आजाद हुआ था उसी दिन भारत का विभाजन भी हुआ, भारत से पाकिस्तान अलग हुआ। तो ये डेट जो है, यो है 15 अगस्त 1947। तारीख भी आई है तो ध्यान रखना, 15 अगस्त 1947 को जो है भारत का विभाजन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हो गया। इसके बाद में है, आजाद भारत के सम्मुख कौन सी समस्याएं थी? तो शरणार्थियों की समस्या, देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या, या फिर उपयुक्त दोनों, या दोनों ही नहीं? तो बिल्कुल ये दोनों ही सही है। दोनों ही जो समस्या थी हमारे सामने थी, जिससे निपटना बहुत जरूरी था। एक तो शरणार्थियों की समस्या थी और दूसरी देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या थी। क्या समस्या थी? अति लघुतरात्मक जो प्रश्न आएगा एक नंबर वाला, उसमें भी ध्यान रखना है कि शरणार्थियों की जो समस्या थी वो क्या थी आजाद भारत के सामने। तो क्या थी समस्या? मुसलमान जो लोग थे ये पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ। पूर्वी पाकिस्तान का यहाँ मतलब क्या है? तो पूर्वी पाकिस्तान का मतलब है वो जा रहे थे आपके वर्तमान के बांग्लादेश में, और पश्चिमी पाकिस्तान का मतलब है वर्तमान का जो पाकिस्तान है इस तरफ, आपके पश्चिमी जो पंजाब का इलाका है, पाकिस्तान में भी है एक पंजाब प्रांत, उस तरफ जो है बढ़ रहे थे। और हिंदू और जो सिख थे ये भारत की तरफ आ रहे थे, यानी पश्चिम बंगाल, भारत का जो राज्य है पश्चिम बंगाल, यहाँ आ रहे थे, यानी कि बांग्लादेश से यहाँ आ रहे थे। और साथ ही पूर्वी पंजाब की तरफ जो है बढ़ रहे थे, यानी कि पाकिस्तान का पंजाब हो गया पश्चिमी पंजाब, और इधर भारत का जो पंजाब हो गया वो उस समय के हिसाब से पूर्वी पंजाब, इस तरफ लोग जो है बढ़ रहे थे। तो शरणार्थियों की जो समस्या थी उस समय बहुत ही ज्यादा जो है समस्या थी आजाद भारत के सामने, बहुत ही खतरनाक। और इस ये आने जाने में जो है कुछ तो लोग मंजिल तक पहुंच गए थे, लेकिन कुछ रास्ते में ही जो है मर गए थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी, शरणार्थियों को शरण देना। आजाद भारत के समक्ष देशी रियासतों के एकीकरण की भी समस्या थी, वो क्या थी? तो कुछ जो महाराजा थे वो क्या चाहते थे, वो बहुत सारे टुकड़ों में बंटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का जो है सपना देख रहे थे, यानी अलग होना चाहते थे, भारत से अलग ही अपनी रियासत यानी स्वतंत्र रियासत रखना चाहते थे, यानी भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो ये भी एक बड़ी समस्या थी। इन सब को भारत में मिलाना भी जो है बहुत ज्यादा जरूरी था, नहीं तो भारत जो है आज 565 जो है अलग अलग टुकड़ों में होता तो फिर अच्छा नहीं होता। एक अखंड भारत का निर्माण करना भी बहुत ज्यादा जरूरी था, और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो आपको पता होगा, डॉक्टर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी देशी रियासतों के एकीकरण में। इसके बाद में भारतीय संविधान सभा का गठन जो हुआ है वो किस योजना के तहत हुआ है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्रिप्स मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, या फिर गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के तहत, या फिर साइमन कमीशन या साइमन आयोग के तहत। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो किसके तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, और इसी के तहत जो है भारतीय संविधान सभा का क्या किया गया? गठन। और इसी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने सदस्य कांग्रेस पार्टी से थे? यानी कि ज्यादातर जो सदस्य थे संविधान सभा में वे वो कांग्रेस पार्टी के ही थे। तो वो कितने थे कांग्रेस पार्टी के? 28%, 53%, 79% या फिर 82%। तो ये जो सदस्य थे कांग्रेस पार्टी के ये थे आपके 82%। कितने? 82% जो सदस्य थे ये कांग्रेस पार्टी से थे, 82%। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ है किस आधार पर हुआ है? संविधान सभा के सदस्य क्या ऐसे ही चुन चुन के लाए गए, हाँ ये ठीक दिख रहा है आजा, हैंडसम है आजा, या फिर किस आधार पर जो है उनका चुनाव हुआ? सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर, प्रांतीय सांसदों द्वारा, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा, या फिर सिर्फ पुरुषों द्वारा? तो सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है नहीं हुआ था, ये प्रांतीय सांसदों द्वारा जो है चुने गए थे। प्रांतीय सांसद जो थे उनके द्वारा इनका चुनाव हुआ था। इसके बाद में है अगला प्रश्न, संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था? इसमें जो सबसे ज्यादा सदस्य थे वो कौन थे? वो थे आपके कांग्रेस पार्टी के। लेकिन संविधान सभा का जो बहिष्कार किया था वो किसने किया था? तो वो किया था आप किसने? जनता पार्टी, कांग्रेस, या समाजवादी पार्टी, या फिर मुस्लिम लीग? अब आपने कुछ समाजवादियों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन उनकी कोई पार्टी थोड़ी थी।
समाजवादियों ने बहिष्कार नहीं किया था, विरोध जरूर किया था। मुस्लिम लीग इसका राइट आंसर है। मुस्लिम लीग ने जो है इसका पूर्णतः बहिष्कार कर दिया था, संविधान सभा में आना ही बंद कर दिया था। क्यों बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने, इस पर भी एक प्रश्न बन सकता है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का जो बहिष्कार है वो क्यों किया? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग पर इस संविधान सभा का विरोध किया था। वो कह रहे थे हमारे मुसलमान जो भाई हैं वो इस संविधान सभा के सदस्य कम ही हैं, तो फिर हमारे को कोई यहाँ पर लाभ मिलने वाला है नहीं, इसलिए वो अलग संविधान सभा की जो है मांग कर रहे थे। तो उनका मेन मुद्दा था कि हम अपना अलग ही देश बनाएंगे, अपनी अलग ही संविधान सभा का निर्माण करेंगे। शुरू में समाजवादियों ने इस संविधान सभा का विरोध क्यों किया था? अभी बात की थी, समाजवादियों ने जो है इसका विरोध किया था। तो वो विरोध क्यों किया था? क्योंकि समाजवादी क्या मानते थे कि यह जो संविधान सभा है ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई संस्था है, और वो ये भी मानते थे कि इस सभा का सही में जो स्वायत्त होना, स्वतंत्र जो होना है वो असंभव है, यानी ये स्वतंत्र नहीं है, इस पर अंग्रेजों का ही कानून चल रहा है, अभी भी अंग्रेजों के नीचे ही ये काम कर रही है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो बिल्कुल पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? अभी बताया ही था, 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक हुई थी। इस प्रकार के प्रश्न विशेष रूप से ध्यान रखना, सन का भी ध्यान रखना और तारीख का भी ध्यान रखना, 9 दिसंबर 1946। अब अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोई शक नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कब बनाए गए थे ये भी तारीख आपको ध्यान रखनी चाहिए। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, उस दिन तो कौन थे अध्यक्ष? उस दिन तो वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। तो कौन थे? सिन्हा साहब थे। 9 दिसंबर को तो सिन्हा जी थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद में बात करें तो 11 दिसंबर को 11 दिसंबर को जो है एक बैठक हुई थी, और इस बैठक में अध्यक्ष चुना गया था स्थायी रूप से, किसको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर को जो हुई थी बैठक, उसमें 11 दिसंबर को स्थायी जो अध्यक्ष हैं संविधान सभा का वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, 11 दिसंबर को। ये तारीखें भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको भी आपको साथ साथ में देखना है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी बात की संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। और पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946, उसी दिन जो है इनको वरिष्ठता के आधार पर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसी कारण इनको जो है बना दिया गया संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। भाई जब तक परमानेंट अध्यक्ष नहीं आए तब तक जो है आप कुर्सी संभालो अध्यक्ष वाले। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रकार के प्रश्न आए तो भी आपको जो परमानेंट अध्यक्ष हैं, दोनों ऑप्शन आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। परमानेंट जो अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको ही जो है करना है, ऑप्शन में भरना उन्हीं को है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही सही आंसर होगा, संविधान सभा के अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है ये कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। अभी हमने बात की थी 11 दिसंबर 1946 को जो है इनको परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद में है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? ये भी ध्यान रखना है, संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया है ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया है। फिर यह भी ध्यान रखना है कि कब पेश किया है। तो कब पेश किया है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने? 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर या फिर 13 दिसंबर? 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, 11 दिसंबर को आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे, स्थायी अध्यक्ष। और इसके बाद में 13 दिसंबर को एक दिन के अंतराल पर जो है 13 दिसंबर को क्या हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके बाद में बात करें तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 100, 200, 300, 400? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल जो सदस्य थे वो कितने थे? 300 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 300 सदस्य थे। संविधान सभा में टोटल जो सदस्य थे वो 300 सदस्य थे। विशेष रूप से ध्यान रखना है इस प्रश्न को। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे कि संविधान सभा में जो है 6 सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। उसमें से जो 3 सदस्य थे वो थे कांग्रेस के सदस्य, जिनको हम बोलते हैं त्रिगुट। यही प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के त्रिगुट में शामिल नहीं है? यानी कि संविधान सभा में जो महत्वपूर्ण सदस्य थे
उनमें से 3 कांग्रेस के भी सदस्य थे। तो कांग्रेस के त्रिगुट में कौन शामिल नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बात करें तो के एम मुंशी जो है ये त्रिगुट में शामिल नहीं है। कांग्रेस का जो त्रिगुट है वो कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। आपको त्रिगुट का नाम भी ध्यान रखना है, 1 नंबर जवाहरलाल नेहरू, 2 नंबर और 3 नंबर हो गया राजेंद्र प्रसाद। तो कौन शामिल नहीं है पूछा है, नहीं का पूछा है तो हमें बताना है के एम मुंशी जो है इस त्रिगुट में शामिल नहीं थे। बिल्कुल आसान प्रश्न हो जाएगा इस प्रकार यदि समझते हुए पढ़ोगे तो। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्ट कमेटी जिसको बोलते हैं, प्रारूप संविधान का जो प्रारूप तैयार करना है ड्राफ्ट, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर अंबेडकर। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर अंबेडकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखना है, जो बार बार एग्जाम में आते हैं उनको तो ध्यान रखना ही है। इसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति से संबंधित नहीं है? जैसा कि आप सबको पता है प्रारूप समिति में टोटल जो है 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से एक कौन सा सदस्य नहीं है प्रारूप समिति का? डॉक्टर अंबेडकर तो बिल्कुल है क्योंकि ये इसके अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे और के एम मुंशी ये भी जो है इस प्रारूप समिति के सदस्य थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे और न ही अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर आपके डी जो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है क्या है? प्रारूप समिति से संबंधित नहीं है। यानी कि 3 संबंधित हैं और 1 संबंधित नहीं है, एक तो अध्यक्ष हैं और 2 इसके सदस्य हैं। ठीक है, टोटल सदस्यों की बात करें तो टोटल 7 हैं, एक अध्यक्ष, 1 प्लस 6 अन्य सदस्य। इसके बाद में एक प्रश्न है, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो केसरिया, सफेद और हरे रंग की बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा। यानी इसमें 3 पट्टियां होगी बराबर चौड़ाई वाली, केसरिया, सफेद और हरा। जिस प्रकार हम वर्तमान का ध्वज देखते हैं उसी प्रकार का कि 3 जो चौड़ी पट्टियां हैं वो एकदम बराबर होगी और जिसके बीच में गहरे नीले रंग का क्या होगा? चक्र होगा। नीले रंग का जो है चक्र होगा बीच में। तो इस प्रकार का जो प्रस्ताव पेश किया था वो संविधान सभा में किसने पेश किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने ही ये प्रस्ताव पेश किया था कि हमारा जो ध्वज होगा वो किस प्रकार का होगा कि 3 तो होगी चौड़ी पट्टियां, एकदम बराबर चौड़ाई वाली 3 पट्टियां होगी, यानी 3 रंगों वाला तिरंगा और उसके बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा, अशोक चक्र जिसको बोलते हैं। तो ये जो है प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद में एक प्रश्न है, रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में और विरोधी विचारों के बीच सहमति करवाने में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी संविधान सभा में वो किसने निभाई थी? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो सहमति वाला जो है वो सहमति ज्यादा कौन करवाते हैं? तो आपके वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो इसमें बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थे। जिस प्रकार उन्होंने देशी रियासतों के एकीकरण में जो योगदान दिया था उसी प्रकार यहाँ संविधान सभा में भी उनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वो जो है जो विरोधी जो लोग होते थे उनके बीच में महत्वपूर्ण जो है समझौते करने वाले व्यक्ति थे, सहमति करा देते थे। इसके बाद में एक प्रश्न है, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर की क्या भूमिका थी? तो ये हमें पता है, डॉक्टर अंबेडकर जो है वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इनके पास जो है संविधान के प्रारूप को पारित करने की जिम्मेदारी थी। इस प्रकार हम छोटे प्रश्न में ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में ध्यान रखेंगे। अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान के प्रारूप को पारित करने की जो जिम्मेदारी थी वो डॉक्टर अंबेडकर की थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत छांटिए। कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है? बी एन राव संवैधानिक सलाहकार, डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा स्थायी अध्यक्ष, एस एन मुखर्जी मुख्य योजनाकार। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? हमें छांटना है असंगत, यानी कि गलत कौन सा इसमें। तो बी एन राव भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे, बिल्कुल राइट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये भी ठीक है।
और एस एन मुखर्जी जो है मुख्य योजनाकार थे, ये भी ठीक है। लेकिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन इसमें क्या लिखा है, स्थायी अध्यक्ष, तो इस कारण ये क्या हो गया, रॉन्ग आंसर हो गया। सच्चिदानंद जो सिन्हा है ये क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष, यानी स्थायी नहीं थे, अस्थायी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया इसका राइट आंसर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संविधान सभा के किस सदस्य ने कहा था कि संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्या साया दिखाई पड़ता है, यानी कि अभी भी अंग्रेजों का प्रभाव है संविधान सभा की चर्चाओं पर, यानी जो लोग बोल रहे हैं ये अंग्रेजों की भाषा बोल रहे हैं, ऐसा किस सदस्य का मानना था। सोमनाथ लाहिड़ी, बी पोकर बहादुर, जवाहरलाल नेहरू या फिर आर वी धुलेकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में इसको शामिल करना है। तो वो कौन थे सदस्य, सोमनाथ लाहिड़ी जी जो हैं ये ऐसा मानते थे कि जो संविधान सभा है उसमें जो चर्चाएं हो रही है उसमें अभी भी क्या है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्या साया, यानी कि अंग्रेजों का ही प्रभाव दिख रहा है। इसके बाद में एक प्रश्न है, संविधान सभा में हुई चर्चाओं के मुद्रित जो रिकॉर्ड हैं वो कितने खंडों में प्रकाशित हुए, कितने खंडों में प्रकाशित हुए, कितने बड़े जो है ग्रंथ बने थे संविधान सभा में, संविधान जो लिखा गया था वो कितने ग्रंथ खंडों में लिखा गया था। तो टोटल कितने में लिखा गया था, 11 ग्रंथ खंडों में, 11 खंडों में यह प्रकाशित हुआ था। जो मुद्रित रिकॉर्ड हैं संविधान सभा में जो जो चर्चाएं हुई थी, चर्चाएं जो हुई थी वो 11 खंडों में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ। जैसा कि हमने देखा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में ये संविधान बनकर तैयार हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या है, लगभग जो 3 वर्ष है, इस 3 वर्ष में संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो 3 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष का क्या कार्य था, तो अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के अध्यक्ष का कार्य जो था वो क्या था, संविधान सभा के सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका देना। जिस प्रकार वर्तमान में स्पीकर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर हो गए, या विधानसभा में विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वर्तमान में, ये वही करते हैं, वहां के विधानसभा के सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका देते हैं। उसी प्रकार संविधान सभा के अध्यक्ष का भी यही कार्य था कि सभी आप जो है आप बात कर सकते हो, बात करने का मौका देते थे। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है। इस प्रकार भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, अभी हमने देखा भारत सरकार के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, तो बी एन राव जो हैं वो भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे, बी एन राव। विशेष रूप से ध्यान रखना है इस प्रश्न को, बी एन राव जो हैं ये भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे, यानी कि सलाह देते थे ये। संविधान सभा ब्रिटिश बंदूकों के साये में काम कर रही है, ऐसा किसको लगता था। संविधान सभा जो है ये ब्रिटिश बंदूकों के साये में काम कर रही है, ऐसा किसको लगता था। तो ऐसा भी किसको लगता था, बिल्कुल ऐसा लगता था सोमनाथ लाहिड़ी जी को। सोमनाथ लाहिड़ी ने कहा था, इसमें जो है यहाँ की जो चर्चाएं हो रही है वो हो रही है, इसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्या साया दिखाई देता है। उसी प्रकार उन्होंने कहा था कि संविधान सभा जो है ये ब्रिटिश बंदूकों के साये में काम कर रही है, यानी ये लोग बोल रहे हैं तो अभी भी अंग्रेजों का ही प्रभाव है। अंग्रेज जो है इनके ऊपर बंदूक लेके खड़े हैं, और ये जो कह रहे हैं, अंग्रेज जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं, संविधान सभा में बैठे जो लोग हैं वो। तो इस प्रकार ये जो कथन है ये भी सोमनाथ लाहिड़ी जी ने ही कहा था। इसके बाद में है, सरकार सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। ये जो कथन है ये किसने कहा था, सोमनाथ लाहिड़ी, बी पोकर बहादुर, जवाहरलाल नेहरू या फिर आर वी धुलेकर। तो ये जो कथन कहा था ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था कि सरकार सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार तो जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, जनता जिसको चाहे उसको चुन सकती है। तो ये सब जनता का ही, सत्ता का जो खेल है इस पर जनता का ही हक है, यानी जनता चाहे कुछ भी कर सकती है। तो ये जो कहा है ये किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी राइट होगा, जवाहरलाल नेहरू जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में है, प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से अंग्रेजों ने कौन सा एक्ट पारित नहीं किया। विशेष रूप से कौन सा एक्ट पारित नहीं किया, आपको पता होगा प्रांतीय सरकारों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 3 एक्ट पारित हुए थे। एक 1909 में हुआ था, एक 1919 में और एक 1935 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा
तो 1929 का कोई एक्ट पारित नहीं किया गया। 3 एक्ट विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, 1909, 1900 आपके 19 और 1935, तीनों का नाम ध्यान रखिएगा, 1909, 1919 और 1935। 1929 का कोई एक्ट पारित नहीं किया गया था। किस कानून के तहत कार्यपालिका को पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया? इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। ये जो 3 कानून आए थे, अभी हमने बात की थी 1909, 1919 और 1935, इसमें से किस कानून के तहत कार्यपालिका को जो है पूरी तरह प्रांतीय जो विधायिका है उसके प्रति पूरी तरह जो है उत्तरदायी बनाया गया? तो वो जो कानून था वो था पूरी तरह, जिसमें आ जाए तो लास्ट वाला जो है 1935। यदि आंशिक रूप से पूछ ले तो आंशिक रूप से होगा 1919। पूरी तरह से जो है उत्तरदायी बना दिया था किसमें? आपके 1935 वाले अधिनियम में कार्यपालिका को पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया था। ऐसा प्रश्न आ जाए कि कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया, तो वो होगा आपके भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 वाला एक्ट आंशिक रूप से पूछे तो 1919 और पूरी तरह से पूछे तो कौन सा होगा? 1935। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद कब चुनाव हुए? चुनाव हुए थे जो प्रांतीय विधायिका के, ये कब हुए थे? 1935, 1937, 1936 या 1938? तो ये जो चुनाव हुए थे ये हुए थे 1937 में। 1935 का एक्ट आया, उसके बाद में जो चुनाव हुए थे ये 1937 में हुए थे, जो इस 35 के आधार पर हुए थे। इसी आधार पर हुए थे जो ये एक्ट आया था भारत शासन अधिनियम 1935, इसी के आधार पर 1937 में चुनाव हुए थे। और इसमें आपको पता होगा टोटल जो 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका का समर्थन करने वाले सदस्य कौन थे? यानी कि अल्पसंख्यक जो मुसलमान हैं उनके लिए पृथक अलग से निर्वाचिका की जो मांग की थी, उसका समर्थन जो किया था वो कौन से सदस्य थे? बी पोकर बहादुर, आरवी धुलेकर, सरदार पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो सदस्य कौन थे? आपके बी पोकर बहादुर। इन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए अलग से जो निर्वाचिका है उसका अलग से निर्वाचिका होनी चाहिए उनके लिए, क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं, कम है संख्या उनकी। उनके लिए जो मांगे उठाएगा वो कौन उठाएगा, उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? तो फिर उनके लिए अलग निर्वाचिका होनी चाहिए। इनका समर्थन जो किया था वो बी पोकर बहादुर ने किया था। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है प्रश्न आपको। और अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका का विरोध किसने किया था? विरोध किसने किया था ये भी ध्यान रखना है। समर्थन तो किया था बी पोकर बहादुर ने, और विरोध किसने किया था? तो विरोध किया था आरवी धुलेकर और सरदार पटेल, दोनों ने किया था। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी जो इसका राइट आंसर है वो होगा। यानी कि आरवी धुलेकर ने भी किया था विरोध और आपके सरदार पटेल ने भी विरोध किया था। तो दोनों विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है, पृथक निर्वाचिका को देश में रक्तपात और विभाजन के लिए किसने उत्तरदायी ठहराया? पृथक निर्वाचिका को देश में रक्तपात और विभाजन के लिए किसने उत्तरदायी ठहराया? यानी किसने कहा था कि जो पृथक निर्वाचिका है ये देश में क्या है भाई? देश में रक्तपात होगा, इसकी वजह से हिंदू मुसलमान दंगे होंगे, लड़ेंगे, और लड़े भी थे 1946-47 में जब देश आजाद हुआ था और इसका विभाजन हुआ था। तो विभाजन भी हुआ था तो वो इसी कारण हुआ था, पृथक निर्वाचिका के कारण। इसके लिए पृथक निर्वाचिका को उत्तरदायी किसने ठहराया कि देश में खून खराबा हो रहा है, देश का विभाजन हो गया, भारत पाकिस्तान अलग अलग देश बन गए इसी सांप्रदायिकता के कारण, पृथक निर्वाचिका के कारण। तो वो कहने वाले कौन से सदस्य थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही ऐसा कहा था कि देश में रक्तपात होगा, इससे हो गया है और विभाजन हो गया है देश का, तो फिर ये पृथक निर्वाचिका सही नहीं है। इसी कारण सरदार पटेल ने जो है इसका विरोध किया था। अल्पसंख्यकों की बात करें तो एक किस सदस्य ने ये टिप्पणी की थी कि संविधान सभा में ऐसा किसने कहा था कि असली जो अल्पसंख्यक हैं वो इस देश की जनता है? ये किसने कहा था? ये टिप्पणी की थी। जब बहस हो रही है तो एक व्यक्ति बोला था, एक सदस्य बोला था कि असली जो अल्पसंख्यक हैं वो तो इस देश की जनता है। ऐसा जो कहा था वो किसने कहा था? तो वो कहा था आपके किसने? बेगम एजाज रसूल, आरवी धुलेकर, सरदार पटेल या फिर एनजी रंगा? तो ये कहा था आपके एनजी रंगा ने। एनजी रंगा ने कहा था कि असली जो अल्पसंख्यक हैं वो कौन है? इस देश की जनता है।
इसके बाद में है राष्ट्रपति जो शासन है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 350। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। इस पर एक बड़ा प्रश्न भी हम देखेंगे अभी। प्रांतों के लिए ज्यादा शक्तियों के पक्षधर सदस्य कौन थे? यानी कि प्रांतों को ज्यादा शक्तियां मिलनी चाहिए, केंद्र सरकार से भी ज्यादा प्रांतों को ज्यादा शक्तियां मिलनी चाहिए, इसके पक्षधर कौन थे? तो इसके पक्षधर कौन थे? के संतनम, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर बाल कृष्ण शर्मा। तो कौन थे प्रांतों के लिए ज्यादा शक्तियों के पक्षधर, कि प्रांतों को जो है, राज्यों को जो है ज्यादा शक्तियां मिलनी चाहिए केंद्र की बजाय? तो ये इनका जो पक्षधर सदस्य थे, यानी कि समर्थन करने वाले सदस्य थे प्रांतों की तरफ जो थे, वो कौन थे? के संतनम। के संतनम ने कहा था कि प्रांतों को जो है ज्यादा शक्तियां मिलनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है वो है, महात्मा गांधी किस भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे? महात्मा गांधी किस भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे? हिंदी, उर्दू, संस्कृत या फिर हिंदुस्तानी? तो हिंदुस्तानी भाषा को महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तानी भाषा ही क्या होगी? देश की राष्ट्रीय भाषा होगी, राष्ट्रभाषा होगी। तो हिंदुस्तानी भाषा के पक्षधर थे गांधी जी, इसको जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे, हिंदुस्तानी। और महात्मा गांधी के अनुसार हिंदुस्तानी भाषा जो है ये किन किन भाषाओं के मेल से बनी है? कौन सी दो भाषाएं थी जिनके मेल से ये हिंदुस्तानी भाषा बनती है? हिंदी और संस्कृत, हिंदी और फारसी, फारसी और संस्कृत या फिर हिंदी और उर्दू? तो बिल्कुल हिंदुओं की भाषा हिंदी और मुस्लिमों की भाषा उर्दू, इन्हीं के मेल से बनी है हिंदुस्तानी भाषा। ऐसा गांधी जी का मानना है कि ये दो जो भाषा हैं हिंदी और उर्दू, इसी के मेल से बनी है हिंदुस्तानी, ताकि हिंदू और मुसलमान जो है दोनों आपसी प्रेम से ये भाषा बोल सके। साथ में दोनों के जो शब्द हैं इस भाषा में होने चाहिए, हिंदी और उर्दू के शब्द जो हैं हिंदुस्तानी भाषा में होने चाहिए। तो इस प्रकार ये जो है गांधी जी के अनुसार भाषा थी हिंदी प्लस उर्दू, यानी कि हिंदुस्तानी। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के विरोध में किसने कहा था कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत अधिक है? यानी कि जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जा रहा था तो इसके विरोध में बोले थे, कौन बोले थे? कि दक्षिण जो भारत है वहां पर हिंदी का विरोध बहुत ज्यादा है। ऐसा किसने कहा था? सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई या के संतनम या फिर गोविंद वल्लभ पंत? तो ऐसा कहा था आपके दुर्गाबाई ने, दुर्गाबाई देशमुख जो है उन्होंने कहा था दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध जो है ज्यादा है, क्योंकि वहां पर हिंदी भाषा कम ही बोली जाती है। अलग अलग जो प्रांत हैं वहां पर अलग अलग जो है क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है, हर प्रांत की जो है अलग भाषा है। इसके बाद में है संविधान सभा में होने वाली, अब अगले जो प्रश्न है वो कुछ निबंधात्मक प्रश्न है, और निबंधात्मक प्रश्नों को भी आपको देखना है किस प्रकार हमें लिखना है उसके अंदर। जैसे प्रश्न आ जाए, संविधान सभा में होने वाली चर्चाएं जो है जनमत से किस प्रकार प्रभावित होती थी? हालांकि ये निबंधात्मक में नहीं है, हमें कहानी को समझना है कि संविधान सभा में जो चर्चाएं होती थी वो उसमें जनता का भी समर्थन होता था, उसमें जनता जनमत से प्रभावित होती थी, यानी जनता जो चाहती थी वही संविधान सभा में होता था, यानी कि जनमत से प्रभावित होती थी। तो संविधान सभा में जो चर्चा होती थी ये जनता तक पहुंचती कैसे थी? क्योंकि संविधान सभा तो एक बड़े हॉल में होती थी, उसमें पूरी जनता नहीं आ सकती थी। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि संविधान सभा में होने वाली जो चर्चाएं हैं वो जनमत से प्रभावित होती थी। किस प्रकार होती थी? संविधान सभा में होने वाली जो बहस है, बहस के सभी तर्क जो है वो जनता की राय जानने के लिए अखबारों में छपते थे। जब अखबारों में छपेंगे तो लोग जो है उनको पढ़ लेंगे और अपनी अपनी राय देते रहेंगे। किसी मुद्दे पर सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे, यानी जनता को कहा जाता था कि इस पर आपके क्या सुझाव है, आप क्या मानते हैं, ये सही है या गलत है। और कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा के लिए मांग करते थे। जनता भी बोलती थी कि हमारी ये जो भाषा है ये हम कम लोग बोलते हैं, तो फिर वो भी मांग उठाते थे, जनता भी मांग उठाती थी कि हमारी जो है भाषा बहुत ही कम स्तर पर बोली जाती है, तो आप हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाओ। इस प्रकार ये अपनी भाषा की जो है उसके लिए, अपनी भाषा की रक्षा के लिए मांग उठाते थे, क्योंकि उस भाषा को बोलने वाले कम सदस्य थे। और दलित वर्ग शोषण के खिलाफ सरकारी नौकरी में आरक्षण चाहते थे। तो ये सब जनता की राय जो है ली जाती थी इस सब में। बड़े प्रश्न में बात करें तो इस प्रश्न को विशेष रूप से तैयार करना है आपको। इस
प्रश्न को, संविधान सभा के कौन से 6 सदस्यों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही और उनकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो संविधान सभा में हमें पता है टोटल जो सदस्य थे वो कितने थे, 300 सदस्य थे और इसमें से 6 सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अब इन 6 सदस्यों में 3 तो कांग्रेस के सदस्य थे जिनको त्रिगुट कहा जाता है और तीनों सदस्यों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। 3 अन्य सदस्य थे, 3 ऊपर आ गया, 3 यहाँ नीचे होना चाहिए। 3 अन्य सदस्य थे, अन्य 3 सदस्य थे, या फिर 3 को काटा नहीं होगा मैंने, 3 अन्य सदस्य थे। अन्य 3 सदस्य कौन थे भाई? 3 तो ये हो गए, टोटल 6 सदस्य हैं जिसमें से 3 ये हो गए और 3 अन्य सदस्य थे बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और ये तीनों जो सदस्य संबंधित थे ये प्रारूप समिति से जो है संबंधित थे। तो इन 6 सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी संविधान सभा में। अब इन 6 सदस्यों की क्या भूमिका रही, तो इन 6 सदस्यों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उन्होंने शुरुआत में ही 13 दिसंबर 1946 को क्या प्रस्तुत किया था, क्या कौन सा प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा में? तो 13 दिसंबर 1946 को आपके प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव। तो वो भी हम इसमें लिख सकते हैं और उसको अब आगे लिखेंगे। तो शुरुआत में समझ लेते हैं, नेहरू जी ने ये प्रस्ताव पेश किया था, राष्ट्रीय ध्वज वाला प्रस्ताव पेश किया था जिसको हमने देख ही लिया था अभी। और इसके अलावा सरदार पटेल के बारे में हमने बात की थी कि ये विरोधी जो विचार के लोग थे, दो लोगों में जब लड़ाई हो जाती थी विचारों के माध्यम से, आपसी धक्का मुक्की नहीं, विचारों की जो लड़ाई होती थी उसमें सहमति करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही सरदार पटेल की। अलग अलग सदस्यों को हम पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। ये रिपोर्टों के प्रारूप भी लिखते थे, इनमें इनका योगदान था। रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट आती थी उसका प्रारूप ये लिखते थे। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे और संविधान के प्रारूप को पारित करने की जो जिम्मेदारी थी वो डॉक्टर अंबेडकर जी की थी। इसके बाद में के एम मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर की बात करें तो इन्होंने संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। इन 6 के अलावा 2 प्रशासनिक अधिकारी भी थे, बी एन राव और एस एन मुखर्जी। इन्होंने भी जो है इन 6 सदस्यों को महत्वपूर्ण जो है सहायता दी थी। अब बात कर लेते हैं बी एन राव की। ये भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। और एस एन मुखर्जी की जो भूमिका है वो मुख्य योजनाकार की थी। और ये जो एस एन मुखर्जी है ये जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट कानूनी भाषा में यानी सरल कानूनी भाषा में जो है प्रकट करने की क्षमता रखते थे। कोई भी कठिन प्रस्ताव है, जटिल प्रस्ताव है तो उसको सरल कानूनी भाषा में समझाते थे उन सबको। तो इनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण थी। ये 6 सदस्यों को जो है योगदान देते थे, उनको सुझाव देते थे, प्रमुख रूप से उन्होंने सहायता दी थी। 6 सदस्यों को सहायता देने वाले बी एन राव और एस एन जो है मुखर्जी थे। ये प्रशासनिक अधिकारी थे, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू पर कुछ और भी हम अधिक कुछ लिख सकते हैं। जैसे बड़ा प्रश्न होगा तो कुछ 1-2 पेज तो भरेंगे ही, एक इधर से और एक इधर से, यानी कि एक पेज तो एक पूरा पेज नहीं तो एक वाला इधर वाला पूरा और उधर वाला कुछ आधा आधा पेज, इतना तो भरना ही है बड़े निबंधात्मक प्रश्न में, क्योंकि 250 वर्ड जो है वो काफी होते हैं। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव पर आपको जो है लिखना है। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ लिख सकते हैं। छोटे प्रश्न में भी ध्यान रखना है इधर उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। छोटा प्रश्न उद्देश्य प्रस्ताव पर लघुतरात्मक प्रश्न में आ जाए तो हम जैसे बड़े प्रश्न तैयार करेंगे तो उसमें छोटा प्रश्न तो कवर हो ही जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव ऐतिहासिक था, क्योंकि इसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्श की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और यह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके अनुसार संविधान का कार्य आगे बढ़ाया जाना था। यानी हमारे पूरे संविधान में क्या क्या होगा उसका पहले ही उसका ड्राफ्ट जो है, उसका ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार कर दिया है उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से कि हम संविधान में ये जो है कार्य करेंगे, ये जो है बातें शामिल करेंगे इसमें। उद्देश्य प्रस्ताव में लोकतांत्रिक शब्द का उल्लेख नहीं था शुरुआत में, तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इसके लिए नेहरू जी ने कहा कि गणराज्य जो शब्द है, इस गणराज्य शब्द में ही ये लोकतांत्रिक शब्द जो है शामिल है। और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पर एक भाषण भी दिया था और उसमें अपने विचार जो पेश किए थे वो कौन कौन से थे कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा और अल्पसंख्यकों, पिछड़ों तथा जनजातियों को भी अधिकार मिलेंगे। स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा का मतलब समझ गए ना, यानी कि स्वतंत्र होगा और संप्रभु होगा, यानी कि भारत जो है अपने निर्णय स्वयं लेगा, और गणतंत्र होगा, इसमें जनता की जो भागीदारी है वो प्रमुख रूप से होगी। हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, हम किसी अन्य देशों के संविधानों की नकल करने वाले नहीं हैं। भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या होगा कि यह कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों
और आर्थिक न्याय के समाजवादी जो विचार हैं उन दोनों का ही जो है एक दूसरे में समावेश किया जाएगा। और भी अपने भाषण में कहा था कि हमें टेनिस कोर्ट की शपथ जो है हमें याद रखनी चाहिए। जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांसीसियों ने जो भाषण लिखा था, उनके पास में जो संविधान है उन्होंने लिखा था फ्रांस के लिए, वो लिखने के लिए उनके पास में कोई बड़ा हॉल नहीं था। उन्होंने एक टेनिस कोर्ट का जो मैदान था उसी मैदान में शपथ ली थी कि जब तक हम अपना संविधान पूरा नहीं करेंगे तब तक इस मैदान से हिलेंगे नहीं। इस प्रकार उन्होंने उसी मैदान में बिना छत के जो है संविधान लिख दिया था। तो वो हमें याद रखना चाहिए, अपने भाषण में कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। और रूसी क्रांति और अमेरिका के संविधान निर्माताओं से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसा भी किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी बड़े प्रश्न में ध्यान रखना है, बड़ा प्रश्न ही आएगा क्योंकि इस चैप्टर से जो है निबंधात्मक प्रश्न आने वाला है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद में एक बड़े प्रश्न की बात कर लेते हैं। कहानी को समझते रहिएगा और उसमें कुछ आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद में है संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी ने संविधान सभा की चर्चाओं को ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्या साया बताया। समझिए, ये हमने अभी चर्चा की थी। तो इस कहानी को यदि आप समझ गए तो इस आंसर को आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। आपको कुछ पॉइंट पता होंगे तो कौन से पॉइंट पता होने चाहिए आपको? सोमनाथ लाहिड़ी ने संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्या साया दिखाई देता है, ऐसा कहा था। सोमनाथ लाहिड़ी को लगता था कि हाँ, इसमें अंग्रेजों का ही प्रभाव है अभी भी। क्या क्या कथन कहे थे सोमनाथ लाहिड़ी जी ने, वो जो है आपको ध्यान होने चाहिए। उनका क्या कहना था? उनको संविधान सभा पर आपत्ति थी। उनका कहना था कि संविधान सभा अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है, यानी ये अंग्रेजों ने बनाई है, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है ये संविधान सभा बनी थी और वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है। तो ये ऐसा लगता था सोमनाथ लाहिड़ी जी को। और इनकी आपत्ति क्या थी? उनकी आपत्ति का जो आधार था वो क्या था, यानी वो किस आधार पर कह रहे हैं? उस समय की अंतिम सरकार थी, अंतिम सरकार के आधार पर कह रहे हैं कि अंतिम सरकार जो थी उसमें भी अंग्रेजों का प्रभाव था, क्योंकि अंतिम सरकार के जो अध्यक्ष थे नेहरू जी, इनके नेतृत्व में सारा काम वायसराय, कौन थे? माउंटबेटन वायसराय तथा ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना होता था। यानी कि उस अंतिम सरकार में भी नेहरू जी की नहीं चलती थी। सारा जो काम होता था वो किसके नेतृत्व में होता था? वायसराय तथा अंग्रेजों की जो सरकार थी उसकी देखरेख में होता था। तो उसी प्रकार की ये संविधान सभा है। इसी संविधान सभा पर ये टिप्पणी कर रहे हैं, संविधान सभा के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पर अंग्रेजों का जो है स्पष्ट साया दिखाई दे रहा है, स्या साया जो है दिखाई दे रहा है। और सोमनाथ लाहिड़ी को यह भी लगता था कि संविधान सभा जो है ये ब्रिटिश बंदूकों के साये में काम कर रही है, ये भी कहा था। इन सब बातों के बाद में फिर नेहरू जी, या क्योंकि ये चर्चा जो है चल ही रही थी, इस चर्चा में नेहरू जी ने कहा था सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति। इस प्रकार के पॉइंट आप हालांकि उसमें भी ऐड कर सकते हो। जो हमने लिखे थे ना 6 महत्वपूर्ण जो सदस्य थे उनकी क्या भूमिका रही, तो जवाहरलाल नेहरू में आप ये पॉइंट लिख सकते हो। 19वीं सदी में समाज सुधारकों ने, ये जवाहरलाल नेहरू का ही भाषण है, जवाहरलाल नेहरू ने जो है वापस पीछे का याद दिलाया है कि समाज सुधारकों ने सामाजिक न्याय और बाल विवाह का विरोध किया था, विधवा विवाह का समर्थन किया था। ये ज्योतिबा फुले की बात याद दिलाई जवाहरलाल नेहरू ने कि महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने दलित जातियों की पीड़ा का जो है सवाल उठाया था। और कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों ने सामाजिक व आर्थिक न्याय के लिए मजदूर तथा किसानों को एकजुट किया। प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने भी देखो भारत के लिए क्या कानून पारित किए, 1909 वाला, 1919 और 1935 जो भारत शासन अधिनियम आए थे उसमें कानून पारित किए भारतीयों के लिए, प्रांतीय सरकारों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए। और 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। और इस 1919 के एक्ट को कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत कार्यपालिका को पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। और इस 1935 के एक्ट के बाद में 1937 के चुनाव हुए थे और इसमें 8 प्रांतों में, यानी टोटल 11 प्रांत थे, उसमें से 11 में से 8 प्रांतों में जो है 11 में से 8 प्रांतों में किसको? कांग्रेस की सरकार बनी थी। इसके बाद में यदि अगले प्रश्न की बात करें हम, महत्वपूर्ण जो निबंधात्मक प्रश्न है, संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका की मांग किसके लिए की गई थी? यानी पृथक निर्वाचिका की जो मांग है, अलग निर्वाचन की मांग, वो किसके लिए की गई थी और ये मांग किसने उठाई थी और इसका परिणाम क्या रहा? तो पृथक निर्वाचिका की जो समस्या थी संविधान सभा के सदस्यों में, वो बहुत ही बड़ी समस्या थी।
अब इसको देख लेते हैं। अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका का समर्थन करने वाला जो सदस्य था वो कौन था? मद्रास के जो बी पोकर बहादुर थे, इन्होंने जो है अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका का समर्थन किया था कि मुसलमानों के लिए ये होना चाहिए। बहादुर को लगता था कि मुसलमानों की जरूरत को गैर मुसलमान अच्छी तरह नहीं समझ सकते, यानी मुसलमानों की क्या समस्याएं हैं उनके बारे में सिर्फ मुसलमान ही जानते हैं। और पृथक निर्वाचिका का विरोध किसने किया था? तो आरवी धुलेकर और सरदार पटेल ने किया था। सरदार पटेल ने क्या कहा था? सरदार पटेल ने कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इसे छोड़ दो, ऐसा जवाहरलाल आपके सरदार पटेल ने कहा। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए। ये सब किसने कहा है? तो ये सब आपके सरदार पटेल ने ही कहा है। और यहाँ तक ये सारी बातें जो है ये सरदार पटेल की ही है। सरदार पटेल ने यह भी कहा कि पृथक निर्वाचिका ने जो है देश में रक्तपात और विभाजन, पृथक निर्वाचिका को इन्होंने क्या किया है? देश में रक्तपात और विभाजन के लिए उत्तरदायी जो है ठहराया है पटेल साहब ने। सरदार पटेल ने जो है ये सारी बातें कही है, यानी पृथक निर्वाचिका का इन्होंने जो है बहुत ही जोर शोर से विरोध किया था सरदार पटेल ने। तो पृथक निर्वाचिका के बारे में ये बातें ध्यान रखनी है। अब पृथक निर्वाचिका के बारे में कुछ अन्य सदस्यों के मत, उनके भी आपको कथन ध्यान रखने हैं। उन्होंने अपनी क्या क्या बातें प्रकट की, अपने क्या विचार प्रकट किए। तो एक व्यक्ति का नाम है गोविंद वल्लभ पंत। अब ये प्रश्न जो है ना आपको छोटे प्रश्नों में भी ध्यान रखने हैं। छोटे प्रश्नों में भी इस प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि गोविंद वल्लभ पंत ने जो है पृथक निर्वाचिका के बारे में क्या कहा। इस प्रकार के प्रश्न उन्होंने कहा, ये जो पृथक निर्वाचिका है यह एक आत्मघाती मांग है, यानी कि ये मांग तो होनी नहीं चाहिए, ये तो आत्मघात करने जैसी मांग हो गई, जो अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग थलग कर देगी, उन्हें कमजोर बना देगी और शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी जो है वो नहीं मिल पाएगी। इसी प्रकार बेगम एजाज रसूल ने कहा, पृथक निर्वाचिका आत्मघाती साबित होगी क्योंकि इससे अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो बहुसंख्यक हिंदुओं से कट जाएंगे। और एनजी रंगा ने भी इसमें कहा था कि असली जो अल्पसंख्यक हैं वो कौन है? इस देश की जनता है जो गरीब और दबी कुचली है। अल्पसंख्यक वे आदिवासी हैं जो सदियों से व्यापारियों जमींदारों द्वारा जो है शोषित हो रहे हैं। ये एनजी रंगा का कोटेशन विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इनका बार बार पूछा ही जाता है। और जयपाल सिंह ने भी कहा था कि पृथक निर्वाचिका के हक में वो नहीं थे। जयपाल सिंह भी इनका विरोध किया था इन्होंने। उनको लगता था कि विधायिका में आदिवासियों को जो है प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था जरूरी है। और हंसा मेहता ने कहा, महिलाओं के न्याय की जो है मांग की थी इन्होंने, और उन्होंने जो है आरक्षित सीटों और पृथक चुनाव क्षेत्र की मांग जो है नहीं की थी। हंसा मेहता ने ये मांग नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ महिलाओं के न्याय की मांग की थी। और राष्ट्रीय आंदोलन जब हो रहे थे 1947 से पहले, जब देश आजाद नहीं हुआ था, तो उस समय अंबेडकर ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। लेकिन जब देश का विभाजन हो गया तो उसके बाद में उन्होंने ये मांग छोड़ दी। और महात्मा गांधी ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग का यह कहते हुए विरोध किया था कि ऐसा करने से ये जो समुदाय है, दलित समुदाय, ये स्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएगा, यानी उनसे अलग हो जाएगा। और इसके बाद में एक प्रश्न है, हालांकि ये प्रश्न आता भी है, पिछड़े वर्गों की सुरक्षा के लिए संविधान सभा द्वारा क्या सुझाव दिए गए? ये आप इसी में ऐड करोगे, इस प्रश्न में भी ऐड कर सकते हो। पिछड़े वर्गों की सुरक्षा के लिए संविधान सभा द्वारा दिए गए सुझाव, कौन कौन से सुझाव दिए गए थे संविधान सभा द्वारा? तो सबसे पहला है अस्पृश्यता, यानी छुआछूत को नष्ट किया जाए। उसके बाद में हिंदू जो मंदिर हैं वो सभी लोगों के लिए खोल दिए जाए, चाहे कोई भी हो, हिंदू मंदिर सबके लिए खोल दिए जाए। और पिछड़े वर्गों को विधायिकाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। समाज की सोच में बदलाव लाना होगा क्योंकि सामाजिक भेदभाव को केवल संवैधानिक कानून से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद में एक बड़ा प्रश्न ये ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता पर बल क्यों दिया? या फिर संविधान में विषयों की 3 सूचियों और अनुच्छेद 356 का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न ध्यान रखिएगा, दोनों को ही ध्यान रखना है। सबसे पहले ये जो 3 सूचियां हैं ये कौन कौन सी है? देखो, 3 जो सूचियां हैं वो है आपके ये
संविधान के ड्राफ्ट में 3 सूचियां बनाई गई थी, एक केंद्रीय सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। इसके केंद्र जो सूची थी, इस केंद्र सूची में जो किसके अधीन थी? केंद्र सरकार के अधीन थी। और केंद्रीय सूची में जो जो विषय थे, सब्जेक्ट थे, उन विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार था वो किसको था? उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को था। इसी प्रकार से राज्य सूची के विषय पर जो है राज्य सरकार ही कानून बनाएगी, यानी राज्य सरकार के अधीन जो है ये सारे विषय होंगे। और समवर्ती जो सूची है, इसमें वो विषय शामिल हैं जिसमें केंद्र और राज्य सरकार जो है, दोनों सरकार इस पर कानून बना सकती है। और दोनों में यदि टकराव की स्थिति आ गई तो फिर केंद्र जो सरकार है उसका ही कानून जो है मान्य होगा। इसके बाद में संविधान में केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या क्या जो है सुझाव दिए गए थे, ये हमारे प्रश्न में भी था, बड़े प्रश्न में। इसमें हम लिखेंगे कि कुछ सदस्यों ने एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता पर बल क्यों दिया, तो उसके लास्ट में ये सुझाव भी हमें ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार को मजबूत बनाने के लिए, अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रमुख जो प्रावधान थे वो कौन कौन से थे। भाई किस कारण से ये सदस्य जो सारे हैं, अभी हम बात करेंगे उन सदस्यों की, वो सदस्य जो हैं इसको मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। कौन कौन से ऐसे प्रावधान थे जिसके कारण से जो है संविधान, इस केंद्र को जो है शक्तिशाली बनाया गया। तो केंद्रीय सूची में बहुत अधिक विषयों को रखा गया। जिस प्रकार अभी हमने देखा, केंद्रीय जो सूची है, 3 सूचियां जो देखी थी, केंद्रीय सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है? केंद्र सरकार को है। तो इस केंद्रीय सूची में बहुत ही ज्यादा विषय जो है रख दिए गए कि आप इन विषयों पर केंद्र सरकार ही जो है कानून बनाएगी। तो उसमें अधिक विषय रख दिए तो फिर केंद्र शक्तिशाली हो गया, क्योंकि ज्यादा जो विषय हैं उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को है। इसके बाद में खनिज पदार्थों तथा प्रमुख उद्योगों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रखा गया, यानी खनिज पदार्थ हो कितने भी और प्रमुख जो उद्योग हैं उन पर भी किसका नियंत्रण? केंद्र सरकार का नियंत्रण। और अनुच्छेद 356 में राज्यपाल की सिफारिश पर, राज्यपाल जो है हर राज्य में होता है, ये केंद्र सरकार का जो है एजेंट होता है। तो राज्यपाल यदि सिफारिश कर देता है केंद्र सरकार को, तो राज्य सरकार के जो सारे अधिकार हैं वो केंद्र सरकार अपने हाथ में ले सकती है, यानी जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, फिर वहां पर उस राज्य में मुख्यमंत्री की कोई भी भूमिका नहीं रहती है। सारा जो कानून चलता है वो केंद्र सरकार ही हाथ में ले लेती है, राज्य सरकार का कानून। संविधान में शक्तिशाली जो केंद्र हैं उसके पक्षधर सदस्य कौन थे और इनका क्या कहना था पक्षधर सदस्यों का, जैसा कि ये प्रश्न भी आएगा, पक्षधर सदस्य कौन कौन थे। तो शक्तिशाली, संविधान में केंद्र को शक्तिशाली कौन कौन मानते थे कि केंद्र शक्तिशाली होने चाहिए। संविधान सभा के ऐसे 4 सदस्य थे जो मानते थे कि केंद्र क्या होना चाहिए? शक्तिशाली होना चाहिए। उसमें जवाहरलाल नेहरू भी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अय्यर और बालकृष्ण शर्मा, इन चारों सदस्यों ने माना कि जो केंद्र है वो शक्तिशाली होना चाहिए, यानी भारत सरकार जो है वो शक्तिशाली होनी चाहिए। केंद्र सरकार, राज्यों को ज्यादा शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए। प्रांतों को अधिक शक्तियां देने के विरोध अथवा मजबूत केंद्र के पक्ष में दिए गए तर्क, क्या तर्क थे इनके? कि केंद्र जो है मजबूत होना चाहिए, प्रांतों को कम शक्तियां मिलनी चाहिए, केंद्र मजबूत होना चाहिए, केंद्र को ज्यादा शक्तियां मिलनी चाहिए। इसके पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं वो भी हमें ध्यान रखने हैं। मजबूत केंद्र जो होगा उससे सांप्रदायिक हिंसा को रोका जा सकता है, यानी हिंदू मुस्लिम जो दंगे हैं वो कम होंगे, इसको रोक सकता है केंद्र। शक्तिशाली केंद्र ही देश के हित में योजना बना सकेगा, यानी ये जब केंद्र शक्तिशाली होगा तो देश के हित में योजना आएगी और एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सकेगा और देश को विदेशी आक्रमण से बचा सकेगा। ये जो क्वेश्चन है ये किसने कहा था? बालकृष्ण शर्मा ने ऐसा कहा था कि केंद्र ही जो शक्तिशाली केंद्र है वही देश के हित में योजना बना सकेगा, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सकेगा, देश को विदेशी आक्रमण से बचा सकेगा। ये बालकृष्ण शर्मा का क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है अलग से। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? डॉक्टर अंबेडकर जो है वह एक शक्तिशाली और एकीकृत जो केंद्र है वो चाहते थे। 1935 के गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली जो है हम केंद्र चाहते हैं, यानी कि उस समय भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया था लेकिन इतना भी शक्तिशाली नहीं बनाया गया था, उससे भी अधिक शक्तिशाली हम केंद्र चाहते हैं, ऐसा अंबेडकर ने कहा था। और प्रांतों के लिए ज्यादा शक्तियों के पक्षधर सदस्य कौन थे? अभी हमने बात की थी केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाने वाले सदस्य। एक सदस्य है प्रांतों के लिए जो है ज्यादा शक्तियों की मांग कर रहा है, प्रांतों के लिए के ज्यादा शक्तियां होनी चाहिए, वो है मद्रास का सदस्य के संतनम। के संतनम ने जो है ज्यादा शक्तियों की मांग की कि प्रांतों में ज्यादा शक्तियां होनी चाहिए, केंद्र को कम शक्तियां मिलनी चाहिए और राज्य को ज्यादा शक्तियां मिलनी चाहिए। इन्होंने तर्क क्या दिया है? इन्होंने कहा है कि यदि केंद्र के पास जरूरत से ज्यादा शक्तियां होगी
तो केंद्र सरकार जो है प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। यानी किसी व्यक्ति के पास ज्यादा शक्तियां होगी तो ऐसा कह रहे हैं कि उनके पास अहंकार आ जाएगा, और ज्यादातर जो टैक्स है वो केंद्र सरकार के अधिकार में देने से राज्य के पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि सारा पैसा किसके पास चला जाएगा? केंद्र सरकार के पास चला जाएगा, और वह विकास कार्यक्रम नहीं चला पाएगा। राज्य के पास पैसा नहीं होगा तो राज्य विकास कैसे करेगा? राज्य कोई कार्यक्रम कैसे चलाएगा? और राज्य जनता के कल्याण के कार्य कैसे करेगा? तो इस प्रकार किसी राज्य के पास जब पैसा नहीं होगा तो कुछ सालों में ही क्या होगा, सारे जो राज्य हैं वो केंद्र के विरोध में खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार ये जो लड़ाइयां हैं ये तो शुरू हो ही जाएगी। तो इस प्रकार के संतनम का भी अपनी जगह तर्क ठीक ही है। इसके बाद में बड़े प्रश्न में भाषा वाले विवाद पर आपको बड़ा प्रश्न विशेष रूप से तैयार करना है इस चैप्टर से। ये तो प्रश्न अथवा में भी आएगा जरूर। संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला? या फिर ये आ सकता है कि महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी जो भाषा है वो राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। तो एक संविधान भाषा पर जो है एक प्रश्न, बड़ा प्रश्न तैयार करना है विशेष रूप से, और ऊपर वाले प्रश्नों में एक प्रश्न आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्र की भाषा से संबंधित। 30वीं सदी 30 के दशक तक कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा, और महात्मा गांधी का मानना था कि सभी को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सके। यानी कि गांधी जी जो है वो हिंदी और उर्दू, हिंदी हिंदुओं की भाषा और उर्दू मुस्लिमों की भाषा, इन दोनों भाषाओं के मेल से बनी हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे। महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्रीय भाषा की क्या क्या विशेषताएं थी तो वो देख लेते हैं। हिंदुस्तानी भाषा ने तो संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए और न ही फारसी निष्ठ उर्दू। यानी इसमें ज्यादा संस्कृत भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा फारसी भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि नॉर्मल उर्दू और नॉर्मल हिंदी होनी चाहिए इसमें। और ये जो है दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए, यानी हिंदुस्तानी भाषा में हिंदी होनी चाहिए और हिंदी के साथ साथ उर्दू होनी चाहिए। मेन ये दो ही भाषा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हिंदी में संस्कृत के कठिन कठिन वर्ड डाल दो और उर्दू में फारसी के कठिन वर्ड डाल दो, तो उसके बाद जो है ये भाषाएं कठिन हो जाएगी, फिर इतनी कठिन भाषा आम जन को समझ में नहीं आएगी। इस कारण हिंदी और उर्दू के मिश्रण से बनी जो हिंदुस्तानी भाषा है वही देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। हिंदुस्तानी में क्षेत्रीय में विदेशी भाषाओं के क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग जो है वो जरूरत के अनुसार करना चाहिए। जब जहां पर जरूरत हो वहीं पर जो है विदेशी भाषाओं के वर्ड का प्रयोग करो, बाकी उर्दू और हिंदी के वर्डों का ही प्रयोग होना चाहिए हिंदुस्तानी भाषा में। और 19वीं सदी के आखिर से भाषा जो है वो धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई। इससे सांप्रदायिक टकराव हुए और हिंदी और उर्दू जो है वो एक दूसरे से दूर होती जा रही थी। हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाए जाने का प्रयास किया जाने लगा और इसको हिंदुओं की भाषा माना जाने लगा। यानी कि अब जो है ये सांप्रदायिक टकराव होने लग गए हैं 19वीं सदी के आखिर में। यानी गांधी जी ने जो सोचा वो नहीं हो रहा है। यानी कि हिंदी में संस्कृत के शब्द जो है मिलने शुरू हो गए। लोग जो है कठिन हिंदी भाषा बोल रहे हैं, अब हिंदी में संस्कृत भाषाओं का समावेश कर रहे हैं और ये हिंदुओं की एक पहचान बन गई है हिंदी भाषा। और इधर उर्दू भाषा की बात करें तो इसमें फारसी के निकट जाती गई ये उर्दू, यानी हिंदी से अलग हो रही है और ये मुसलमानों की पहचान बन गई। तो ये अलग अलग धर्म की पहचान बन गई, यानी धर्म की राजनीति का खेल जो है शुरू हो गया 19वीं सदी के आखिर में। क्योंकि पाकिस्तान की मांग भी शुरू हो गई थी और 1947 में आपने परिणाम भी देख लिया कि 1947 में इस जो है धर्म के आधार पर ही देश का विभाजन हो गया। और आर.वी. धुलेकर साहब ने हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल पर जोर दिया। भाई हम जो संविधान बना रहे हैं उसमें तो हिंदी होनी चाहिए। और ये प्रश्न भी ध्यान रखना है, संविधान सभा की भाषा समिति ने राष्ट्रभाषा पर सुझाव दिया था। वो क्या सुझाव दिया था? संविधान सभा की भाषा समिति जो थी, अलग अलग समितियां हमने पढ़ी, अभी प्रारूप समिति के बारे में हमने पढ़ा, उसी प्रकार से भाषा समिति जो है इसने राष्ट्रभाषा पर कुछ सुझाव दिया था। क्या सुझाव दिया था? देवनागरी जो लिपि है, वर्तमान में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी जो है वो भारत की राजकीय भाषा होगी। और आजादी के 15 साल तक, 1947 में आजादी हो गई और इसके 15 साल तक जो है सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। प्रत्येक प्रांत को, प्रत्येक राज्य जो है उसको अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। कोई भी प्रांत है, कोई भी राज्य है तो वो एक क्षेत्रीय भाषा चुन सकता है अंग्रेजी के अलावा।
हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के विरोध के संबंध में मद्रास की सदस्य दुर्गाबाई ने क्या कहा था, ये हमने छोटे प्रश्न में देखा था। यानी दुर्गाबाई ने कहा था, विरोध किया था राष्ट्रभाषा का। इन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत में हिंदी का जो विरोध है वो बहुत ही ज्यादा है। वहां के जो लोग हैं वो हिंदी के लिए हो रहे प्रचार को प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास मानते हैं। अब यहां से एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के दो वे कौन से अभिलक्षण हैं जिन पर सभी की सहमति थी? संविधान सभा में बैठे सभी सदस्य इन पर सहमत थे। ऐसी कौन सी दो बातें थी जिन पर संविधान सभा के सभी सदस्य सहमत थे? यानी कि ज्यादा चर्चा जो है इस पर नहीं हुई, बहसबाजी नहीं हुई। तो वो दो जो है वो कौन से हैं? वो दो प्रावधान हैं, दो अभिलक्षण हैं। प्रत्येक वयस्क भारतीय को मताधिकार देना और धर्मनिरपेक्षता पर बल। यानी कि इन दो चीजों पर सभी लोग सहमत थे। इसके बाद में है, संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए? राज्य ने सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की गारंटी दी। जिस प्रकार धर्मनिरपेक्षता है उसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता जो है, संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था शुरुआत में, लेकिन वर्तमान में 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। उसमें से धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो शामिल है। तो धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए थे? तो सभी धर्मों के प्रति जो है समान व्यवहार की गारंटी दी गई कि सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, हम किसी को ऊपर या नीचे नहीं रखेंगे। राज्य किसी भी धर्म को विशेष धर्म का जो है दर्जा नहीं देगा। इस प्रकार के संविधान में उल्लेख है। इस प्रकार की बातें। उन्हें हितैषी संस्थाएं बनाए रखने का भी अधिकार दिया। यानी कि कोई भी धर्म है तो वो अपनी हितैषी संस्थाएं बना सकती है अपने धर्म के हित के लिए। और राज्य ने स्वयं को विभिन्न धार्मिक समुदायों से दूर रखने का प्रयास किया। यानी राज्य जो है वो किसी धर्म को राज्य धर्म का दर्जा नहीं देगा। इसलिए सरकारी स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, वहां पर अनिवार्य धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा दी गई। यानी कि कॉलेज और जो स्कूल है वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और सरकार ने रोजगार में धार्मिक भेदभाव को भी अवैध ठहराया। यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा रोजगार में। और सभी नागरिकों को अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपनाने, अपने ढंग से पूजा पाठ करने तथा शांतिपूर्ण धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। अब एक अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण के पहले के जो वर्ष थे वो काफी उथल पुथल वाले थे। क्यों? आप कुछ 11वें चैप्टर से भी शामिल कर सकते हो। इसमें बड़े प्रश्न के रूप में ये प्रश्न भी आ जाता है अक्सर। उथल पुथल का दौर जो था वो किस प्रकार का था? तो संविधान जब निर्माण हुआ था उससे पहले के साल काफी उथल पुथल वाले थे। जैसे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ आप लिख सकते हो पॉइंट बनाकर। फिर 1946 में मुंबई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह हुआ था। और भारत में हुए विभिन्न आंदोलनों का जो प्रमुख पहलू था वो क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। और अगस्त 1946 में कोलकाता में शुरू हुई हिंसा के साथ उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग साल भर तक दंगे फसाद और हत्याएं चलती रही। और 15 अगस्त 1947 को भारत जो है विभाजन के साथ आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। फिर आजाद भारत के सामने भी 2 समस्याएं थी। इसके बारे में भी आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हो। शरणार्थियों की समस्या और देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या। अक्सर ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न में तो आते ही रहते हैं, बड़े प्रश्न में भी इसको आप तैयार कर सकते हो। पॉइंटों के माध्यम से तैयार करोगे तो आसान रहेगा। इस प्रकार आज की इस क्लास को हम एंड करते हैं। और हमारा जो टोटल फर्स्ट चैप्टर से हमने जो ये श्रृंखला शुरू की थी, आज इस 12वें चैप्टर तक हम इस श्रृंखला को ले आए हैं। और महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे बोर्ड एग्जाम के लिहाज से वो हमने जो है कंप्लीट कर लिए हैं। आप लगातार तैयारी करते रहिएगा। अब हम आगे मॉक टेस्ट जो है वो शुरू करने वाले हैं। मॉडल पेपर के हिसाब से जो ब्लूप्रिंट आया है, ब्लूप्रिंट में जो मॉडल पेपर है उसके हिसाब से जो है प्रश्न लाने वाले हैं और मॉक टेस्ट जो है वो आपका लेने वाले हैं। चलिए आज की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।